नमस्ते। कभी सोचा है कि दुनिया कितनी भी बदल जाए, कुछ चीजें हैं जो हमेशा वैसी ही रहती हैं। इंसानी फितरत के कुछ ऐसे पैटर्न हैं जो इतिहास में बार बार दोहराए जाते हैं। आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब सेम एज एवर की मदद से इन्हीं पैटर्न्स को समझने की कोशिश करेंगे, वो बातें जो कभी नहीं बदलती। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया से शुरू करते हैं जो इस पूरी बात का सार है। शांति ही पागलपन के बीज बोती है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन अगर हम अपने आसपास देखें तो ये साइकिल, ये चक्र लगातार चलता हुआ दिखाई देगा। ये है लालच और डर का चक्र। होता क्या है, जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है तो हमें लगता है कि अरे ये तो हमेशा ही ऐसे ही रहेगा। फिर अचानक कोई बुरी खबर आती है, पहले तो हम उसे अनदेखा करते हैं, फिर मानने से इनकार कर देते हैं, और फिर जब बात सिर पर आ जाती है तो घबरा जाते हैं। और फिर जैसे ही सब ठीक होने लगता है, हम अच्छी खबर को भी पहले अनदेखा करते हैं, फिर उसे मानते हैं, और ये साइकिल ये बस चलता ही रहता है। अब इसी लालच और डर के चक्र को एक बहुत ही मशहूर अर्थशास्त्री थे, हाइमन मिन्स्की। उन्होंने इससे एक थ्योरी का नाम दिया। उनका कहना था कि जब लंबे समय तक सब कुछ शांत और स्थिर रहता है ना, इकोनॉमी अच्छी चल रही होती है, तो लोग एकदम बेफिक्र हो जाते हैं और फिर वो ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं, ज्यादा कर्ज लेने लगते हैं, और यही बेफिक्री, यही रिस्क आने वाले संकट की वजह बन जाता है। तो मतलब सीधा सा है, 3 स्टेप्स हैं। पहला, स्थिरता यानी स्टेबिलिटी से आती है उम्मीद, ऑप्टिमिज्म। दूसरा, उम्मीद से लोग ज्यादा रिस्क लेते हैं, कर्ज उठाते हैं। और तीसरा, यही रिस्क और कर्ज इनस्टेबिलिटी यानी अस्थिरता पैदा करता है। मिन्स्की का मानना था कि स्थिरता ही अपने अंदर अस्थिरता का बीज छिपाए रखती है। लेकिन ये होता कैसे है? मतलब जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी कैसे बन सकती है? चलिए इसी को समझते हैं। देखते हैं कि कैसे सेफ्टी का एहसास, सुरक्षा का एहसास ही असल में सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। एक उदाहरण लेते हैं, महामारियों का। सोचिए 1900 के आसपास इन्फेक्शियस बीमारियां जिंदगी का हिस्सा थीं। दुखद, पर लोग जानते थे कि ऐसा होता है। लेकिन 2020 आते आते इनसे होने वाली मौतों में 94% की गिरावट आ चुकी थी। तो हम सबको क्या लगा कि ये महामारियां तो अब इतिहास की बात है। और इसी वजह से जब कोविड-19 आया तो दिमागी तौर पर हम में से कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। हमारी सफलता ने ही हमें बेपरवाह बना दिया था। और ये सिर्फ इंसानों के साथ नहीं होता, प्रकृति में भी यही पैटर्न है। 2017 में कैलिफोर्निया में इतनी बारिश हुई कि सब कुछ हरा भरा हो गया, रिकॉर्ड पेड़ पौधे हो गए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर क्या हुआ? अगले ही साल जब सूखा पड़ा तो ये एक्स्ट्रा हरियाली सूखा ईंधन बन गई, और नतीजा कैलिफोर्निया के इतिहास की सबसे भयानक आग। मतलब रिकॉर्ड बारिश ने ही रिकॉर्ड आग की वजह तैयार कर दी। अच्छा, तो अभी तक तो हमने देखा कि कैसे अच्छी चीजें बुरी चीजों को जन्म देती हैं। लेकिन कहानी का एक दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी पहलू भी है। वो ये कि संकट यानी हमारे सबसे बुरे दिन अक्सर हमारे सबसे अच्छे आइडियाज को जन्म देते हैं। असल में क्राइसिस ही इनोवेशन का सबसे बड़ा इंजन है। ये कहानी सुनिए। साल था 1911। न्यूयॉर्क की एक कपड़े की फैक्ट्री में भयानक आग लगी। 146 मजदूर, ज्यादातर जवान लड़कियां, मारे गए। क्यों? क्योंकि भागने के रास्ते बंद थे। इस हादसे को अपनी आंखों से देखने वाली एक महिला थी, फ्रांसिस पर्किंस। उस दिन उन्होंने ठान लिया कि वो मजदूरों के हक के लिए लड़ेंगी। और कई दशकों बाद जब वो अमेरिका की लेबर सेक्रेटरी बनी तो उन्होंने कहा कि अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े लेबर रिफॉर्म्स, जिन्हें न्यू डील कहा जाता है, उनकी रूहानी शुरुआत उसी आग वाले दिन हुई थी। एक तबाही ने एक क्रांति को जन्म दिया। और जरा सोचिए, आज हम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं उसमें से कितनी सारी चीजें जंग की जरूरत से निकली हैं। कारें, हवाई जहाज, रडार, इंटरनेट, जीपीएस, माइक्रो प्रोसेसर, अरे एंटीबायोटिक्स का मास प्रोडक्शन भी वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से ही शुरू हुआ। ये सब मिलिट्री की जरूरतें थी। क्यों? क्योंकि जब अस्तित्व का सवाल होता है ना, जब जान पर बनाती है, तो दिमाग सबसे तेज चलता है, इनोवेशन की रफ्तार बढ़ जाती है। और ये बात तो और भी हैरान करने वाली है। 1930 का दशक, अमेरिका की ग्रेट डिप्रेशन का दौर, मतलब आर्थिक रूप से सबसे बुरा वक्त। लेकिन जानते हैं, टेक्नोलॉजी के लिहाज से वो अमेरिका के इतिहास का सबसे ज्यादा तरक्की वाला दशक था। उसी दौर में सड़कों का जाल बिछा, बिजली घर घर पहुंची और प्रोडक्टिविटी में जबरदस्त उछाल आया। क्यों? क्योंकि संकट ने लोगों को मजबूर कर दिया था कि वो चीजों को करने के नए और बेहतर तरीके खोजें। तो फिर एक सवाल उठता है, अगर ऐसा है तो हमें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया बिखर रही है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि बहुत सी चीजें बेहतर हो रही हैं? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। वजह यह है कि अच्छी खबर और बुरी खबर की रफ्तार
वो अलग अलग होती है और इसी वजह से असलियत को लेकर हमारी समझ थोड़ी गड़बड़ा जाती है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। दिल की बीमारी 1950 के दशक से लेकर आज तक इससे होने वाली मौतों की दर में 70% से भी ज्यादा की कमी आई है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत धीमी लेकिन बहुत जबरदस्त क्रांति। और इस धीमे से हुए चमत्कार का नतीजा क्या निकला? अकेले अमेरिका में 2.5 करोड़ से भी ज्यादा जानें बचीं। ये संख्या किसी भी जंग में बचाई गई जानों से कहीं कहीं ज्यादा है। पर क्या ये कभी न्यूज की हेडलाइन बनी? नहीं। क्यों? क्योंकि अच्छी खबर कभी शोर नहीं मचाती, वो धीरे धीरे चुपचाप होती है। देखिए, अच्छी खबर ना वो कंपाउंडिंग से आती है, मतलब छोटी छोटी जीतें सालों तक जुड़ती रहती हैं और इसीलिए हम उसे नोटिस नहीं कर पाते। लेकिन बुरी खबर वो एक झटके में, एक धमाके की तरह आती है, जैसे मार्केट क्रैश हो गया या कोई हमला हो गया और हमारा पूरा ध्यान वो खींच लेती है। और शायद यही वजह है कि जो लोग निराशावादी बातें करते हैं वो हमें ज्यादा समझदार लगते हैं। वॉरेन बफे ने एक कमाल की बात कही थी कि इज्जत कमाने में 20 साल लगते हैं और उसे गंवाने में बस 5 मिनट। दुनिया का यही दस्तूर है, चीजें धीरे धीरे बनती हैं और एक झटके में टूट जाती हैं। तो सवाल ये है कि इस दुनिया में जिया कैसे जाए, जहां तरक्की तो धीमी है पर मुसीबतें अचानक आ जाती हैं? इसका जवाब है रैशनल ऑप्टिमिस्ट बनकर, यानी एक तर्कसंगत आशावादी। ये एक ऐसी सोच है जो लंबे समय में जीतने के लिए शॉर्ट टर्म में टिके रहने की हिम्मत देती है। एक बहुत पावरफुल कहानी है एडमिरल जिम स्टॉकडेल की। वो वियतनाम युद्ध में कई साल तक बंदी रहे थे। उन्होंने एक बड़ी अजीब चीज नोटिस की। उनके साथ जो कैदी हद से ज्यादा आशावादी थे, जो हमेशा कहते थे, अरे चिंता मत करो, हम क्रिसमस तक पक्का घर चले जाएंगे, वही लोग थे जो उम्मीद टूटने पर सबसे पहले मर गए। तो फिर ये रैशनल ऑप्टिमिस्ट होता कौन है? ये वो इंसान है जिसे एक तरफ तो ये अटूट विश्वास होता है कि आखिर में जीत उसी की होगी, चाहे जो हो जाए। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, साथ ही वो अपनी आज की करंट रियलिटी की सबसे कड़वी सच्चाइयों का भी डटकर सामना करता है। वो ख्याली पुलाव नहीं पकाता। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? बहुत सिंपल है। पैसों के मामले में बचत एक निराशावादी की तरह करो कि कल को कुछ भी बुरा हो सकता है, लेकिन निवेश एक आशावादी की तरह करो कि लंबे समय में सब अच्छा होगा। करियर में इतने चौकन्ने रहो कि कोई भी झटका झेल सको, पर इतने कॉन्फिडेंट भी रहो कि सामने आए मौके को पकड़ सको। मतलब प्लानिंग करो एक निराशावादी की तरह, पर सपने देखो एक आशावादी की तरह। बिल गेट्स से बड़ा आशावादी कौन होगा? लेकिन वो हमेशा अपनी कंपनी में इतना कैश रखते थे कि अगर 1 साल तक एक भी रुपया ना कमाएं, तब भी कंपनी चलती रहे। उनका मानना था कि आप लंबे समय के लिए आशावादी तभी हो सकते हैं जब आप शॉर्ट टर्म में जिंदा रहने के लिए थोड़े से निराशावादी हों। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, एक ही समय में एक निराशावादी की तरह बचत कैसे करें और एक आशावादी की तरह निवेश कैसे करें? यह बैलेंस कैसे बनाया जाए? शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढने में ही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक छुपा है।